प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको परमाणु संरचना एवं स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति में परमाणु के विभक्त ऊर्जा स्तर समझाने का प्रयास करेंगे। आइए इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, आदर्श कृष्णिका के विकिरण का हो या प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है उसको हम प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर करते हैं, जिसमें कि किसी पदार्थ से ऊर्जा का जो विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, वो सतत न होकर के ऊर्जा की कुछ निश्चित पैकेट के रूप में होता है। यानी जिनकी ऊर्जा क्या होती है, hν, 2hν, 3hν डैश ऐसे करके होती है, और इनको हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के हिसाब से। यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ के जो परमाणु होते हैं ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा को ही अवशोषित करते हैं या उत्सर्जित करते हैं, ऐसा भी हम इसको समझ सकते हैं। इसको समझाने के लिए फ्रांक और हर्ट्ज ने एक प्रयोग किया, और वो प्रयोग क्या है, आप जैसे इस चित्र में देख रहे होंगे, ये वाले चित्र में, इसमें एक खोखला बेलन है जिसमें अंदर ये रेड कलर की जो मैंने दिखा रखी, ये पारे की वाष्प है और पारे के परमाणु हैं इसमें। अब इसमें उन्होंने क्या किया, विभिन्न ऊर्जा के यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करवाए। बहुत सिंपल ढंग से उन्होंने बताया कि एक पारे की वाष्प एक खोखले बेलन में भर करके विभिन्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब हम प्रवेश करवाते हैं और दूसरे सिरे से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ऊर्जा का जब हम अवलोकन करते हैं तो हमें एक विशेष परिस्थिति देखने को मिलती है। यानी प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कुछ निश्चित परिवर्तन होता है। कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो गई, कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो गई, कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो गई। ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें देखने को। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर जो पारा है, पारे के वाष्प है, तो वहाँ पारे के परमाणु होंगे, और जब विभिन्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेंगे तो पारे के परमाणु ने उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को अवशोषित किया होगा। तभी जा करके जो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ऊर्जा में जो परिवर्तन है, ऊर्जा में परिवर्तन यानी डेल्टा ई, या यूं कह सकते हैं ई माइनस ई डैश, ये क्या मिला हमें, या तो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे ऐसे करके जो है इतनी ऊर्जा जो है कम हो रही। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस बेलन में जो भरे हुए पारे की वाष्प है, तो पारे के परमाणु ने प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को या तो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को अवशोषित किया, या 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को अवशोषित किया होगा, या 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को अवशोषित किया होगा। ठीक है, तो इससे सीधा सीधा मतलब हो गया, और कि किसी भी पदार्थ के परमाणु ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा को ही अवशोषित करते हैं, ऐसे निश्चित मात्रा की ऊर्जा को ही उत्सर्जित करते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए, कोई भी पदार्थ हो, उसके परमाणु द्वारा जो ऊर्जा की निश्चित मात्रा अवशोषित की जा रही, तो अवशोषित करने से पदार्थ के परमाणु जो कि सामान्य स्थिति में या मूल स्थिति में निम्नतम ऊर्जा स्तर में होते हैं, अपने ग्राउंड स्टेज में होते हैं,
लेकिन जब इनको उपयुक्त ऊर्जा के फोटान मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर सारे परमाणु होते हैं, और जब इनको 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाती है, ऊर्जा का कोई फोटोन मिल जाता है, तो ये जो परमाणु होते हैं जो निम्नतम ऊर्जा अवस्था में होते हैं, ये जो है निम्न अवस्था से इस उत्तेजित पहली उत्तेजित अवस्था में चले जाएंगे। ये देखो, ये उत्तेजित अवस्था है, ये ऊपर आयनित अवस्था है, तो पहली उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। ऐसे अगर निम्नतम ऊर्जा स्तर में जो परमाणु हैं पारे के, जो नॉर्मल स्थिति में है, अगर उनको 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाती है, तो ये परमाणु निम्नतम ऊर्जा अवस्था को छोड़ करके सेकंड वाले उत्तेजित अवस्था में चले जाएंगे। अगर इनको 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाती है, तो ये जो है तीसरे उत्तेजित अवस्था में मिल जाती। तो ऐसे से करके पारे के परमाणु एक ऊर्जा की निश्चित मात्रा, ऊर्जा का एक निश्चित फोटान अगर उनको मिल जाता है, 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या होते हैं, अपने निम्नतम ऊर्जा अवस्था से उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम यहाँ पर प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को निरंतर बढ़ाते जाएं, तो जब प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट हो जाती है या 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अकस्मात क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से आए, जबकि हमने प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीमित थी, लेकिन बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। जिसका मतलब अंदर जो पारे के परमाणु हैं, उन्होंने ऊर्जा को अवशोषित किया और साथ में अपने में से, परमाणु ने स्वयं में से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करना भी प्रारंभ कर दिया, यानी पारे के परमाणु आयनित स्थिति में आ गए। तो इस प्रकार से ये जो ऊर्जा अवस्था है कि जब पारे के परमाणु को 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो वे निम्नतम ऊर्जा अवस्था को छोड़ करके आयनित ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं, यानी उनमें से इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होने लग जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आयनित अवस्था में आ गए साहब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, ये पारे की वाष्प है, यहाँ पर पारे के परमाणु हैं, इसमें विभिन्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को हम देख रहे हैं। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, जो बाहर निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी ऊर्जा में कुछ निश्चित परिवर्तन हो रहा। कैसा परिवर्तन हो रहा, या तो उनकी ऊर्जा 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो गई, या 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कम हो गई, या 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कम हो गई, और ऐसे ऐसे करके उनकी ऊर्जा कम हो रही। इसका मतलब कि पारे की जो परमाणु है निम्नतम ऊर्जा अवस्था में होते हैं। देखिए फ्रैंक हर्ट्ज दोनों वैज्ञानिकों ने ये खोज की। तो निम्नतम ऊर्जा अवस्था को छोड़ करके इन ऊर्जा के फोटान को अवशोषित करके वो उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं, और जब परमाणु को 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती है, तो वो परमाणु निम्नतम ऊर्जा अवस्था से आयनित अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी परमाणु का एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में जाने को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण। इसको संक्रमण भी कहते हैं। अब एक चीज और आती है, एक होता है उत्तेजन विभव और एक होता है आयनन विभव। बहुत सिंपल है, देखिए अभी हम समझ गए इस चीज को। आयनन नहीं, पहले उत्तेजन विभव, पहले बात करते हैं उत्तेजन विभव। ठीक है, एक्साइटेशन पोटेंशियल जिसको कहते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल, और एक होता है आयनन विभव। देखिए यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन
पोटेंशियल, ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। उत्तेजन विभव, देखिए एक निश्चित न्यूनतम विभव जो किसी पदार्थ के परमाणु को निम्नतम ऊर्जा अवस्था से किसी उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में पहुंचाने के लिए उसे ऊर्जा प्रदान करता है, उसे हम बोलते हैं उत्तेजन विभव। माने क्या बोला? अब देखिए उत्तेजन विभव क्या हो जाएंगे? जैसे उत्तेजन विभव कई सारे हो सकते हैं, जैसे 4.86 वोल्ट, 6.67 वोल्ट, 8.80 वोल्ट, यानी पारे के परमाणु की ये उत्तेजन विभव है। ठीक है, माने एक निश्चित न्यूनतम विभव जो किसी पदार्थ के परमाणु को उसकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था से इतनी ऊर्जा दे सके कि वो अपनी उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाए। ठीक है, उसे हम बोलते हैं उत्तेजन विभव, एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्लियर? आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हुआ? वह न्यूनतम त्वरक विभव, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, जो किसी पदार्थ के परमाणु को निम्नतम ऊर्जा अवस्था से आयनित ऊर्जा अवस्था में पहुंचाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? आयनन विभव। देखिए यहाँ पर तो ऐसा वोल्टेज होना चाहिए कि जो कहाँ पहुंचा दे? आयनित अवस्था में पहुंचा दे। और उत्तेजन विभव में क्या होना चाहिए कि वो निम्नतम अवस्था से ये जो तीन यहाँ पर दिखा रखे, तीन भी हो सकते, बहुत सारे भी हो सकते अलग अलग परमाणु के लिए, अलग अलग पदार्थ के परमाणु के लिए। तो पारे की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो निश्चित न्यूनतम त्वरक विभव जो पदार्थ के परमाणु को निम्नतम ऊर्जा अवस्था से आयनित ऊर्जा अवस्था में पहुंचाने का काम करता है, उसे हम बोलेंगे आयनन विभव। ठीक, अच्छा दूसरी बात, आयनन विभव जैसे यहाँ पर है तो 10.4 वोल्ट जो है ये हो जाएगा पारे के लिए। तो ये था आपका आयनन विभव और उत्सर्जन विभव। अब देखिए जैसे मैं आयनन ऊर्जा ज्ञात करना चाहूँ जैसे पारे की, तो या हाइड्रोजन परमाणु के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा ज्ञात करनी हमें। अब देखिए कैसे निकालेंगे? देखिए हम जानते हैं किसी भी ऊर्जा अवस्था में, जैसे ये क्या है, n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है और n बराबर ये इन्फिनिटी हो गए, अनंत हो गए सारे। ठीक है, तो nवीं कक्षा में nवां जो ऊर्जा अवस्था होती है किसी भी पदार्थ के परमाणु की, वहाँ पर उसकी जो एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है हमने आपको बताया था। अब हाइड्रोजन के केस में है तो वैसे जनरल क्या होता है, -z² 13.6 अपॉन n², ऐसा ये कुछ फॉर्मूला होता था। लेकिन हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ तो n = ये 1 हो जाएगा -13.6/n², ऐसा होता है। तो पहले ऊर्जा अवस्था में, यानी अगर ये निम्नतम ऊर्जा अवस्था में, निम्नतम ऊर्जा स्तर में जो इसकी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसको जो है अगर आयनित ऊर्जा अवस्था में अगर हम मुझे पहुंचाना है तो इसके लिए देखिए आयनित ऊर्जा अवस्था में, अगर आयनित ऊर्जा अवस्था में अगर एनर्जी देखें तो -13.6 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल एनर्जी कितनी हो जाएगी, डेल्टा E बराबर E इन्फिनिटी माइनस E1 हो जाएगा, 0 माइनस -13.6 बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन परमाणु को
आयनित ऊर्जावस्था में पहुंचाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कहेंगे। और आयनित अवस्था में उसको पहुंचाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, देखिए, क्योंकि देखिए आयनित ऊर्जावस्था में जो ऊर्जा होती है वो 0 होती है, अभी आपने देख लिया। तो कितनी चाहिए हमें, देखिए हाइड्रोजन परमाणु को आयनित ऊर्जा स्तर में पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या हो जाएगा, देखिए, क्योंकि निम्नतम ऊर्जावस्था में उसकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या हो जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी ऊर्जा हो जाएगी। तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, आयनन ऊर्जा हो गई +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा हो गई। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन संक्रमण और अवशोषण संक्रमण में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर हम मिलते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।